हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे हमारे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। कुछ जगह हो गए हैं और कुछ जगह भी बाकी हैं। तो इस समय चुनाव प्रचार जो है वो बहुत ही ज़ोर और शोर के साथ शुरू किया गया है। जितनी भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियाँ हैं सब बिल्कुल दमखम के साथ मैदान में उतर आई हैं। आप इनमें से देखिए, ये पहले जो फोटो है ये ममता बनर्जी जी हैं, पश्चिम बंगाल की ये मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, और इनकी पार्टी का नाम है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये तेजस्वी यादव आरजेडी के प्रमुख है, अध्यक्ष हैं, और इनका पार्टी का नाम आरजेडी, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल। और आरजेडी जो पार्टी है इसका जो चुनाव चिन्ह बताया जाता है लालटेन है। और तेजस्वी यादव बिहार के लोगों के दिल में इस समय छाए हुए हैं। पूरे बिहार में दमखम के साथ ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ये प्रयास में हैं कि इस समय जो अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है इसमें इनकी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का प्रयास करे। तीसरे नंबर की आप ये तस्वीर देखिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं। और ये भी पूरे दमखम के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जहां अभी चुनाव फिलहाल नहीं हुए हैं। और इन्हें तो कोई भला कैसे भूल सकता है। ये कांग्रेस के बहुत तगड़े नेता, और हम ये कह सकते हैं कि ये कांग्रेस के लाडले हैं। और इनका नाम राहुल गांधी, ये तो सबको जानते हैं, और कांग्रेस पार्टी इन्हीं के कंधों पर है इस समय प्रेजेंट टाइम पे। और ये चाह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बने, और कुछ लोग भी चाहते हैं कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बने, क्योंकि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। इनको भला कौन भूल सकता है, बच्चे बच्चे इनको जानता है, बीजेपी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। देखिए, आप इनका सबका परिचय जान गए। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि ये जितने भी नेता हैं एक दूसरे की बुराई करते हैं। ममता दीदी प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी साहब की बुराई कर रही हैं, नरेंद्र मोदी साहब राहुल गांधी की बुराई कर रहे हैं, राहुल गांधी साहब इनकी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि इनका सबका तो गठबंधन है प्रेजेंट टाइम पर। लेकिन कुल मिलाकर ये चारों मिलकर इनकी बुराई करते हैं और ये इनकी बुराई करते हैं। अब क्या ये चारों पांचों योग्य नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं? पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं। कुल मिला के वोट इनको सब करा रहे हैं। जनता के सामने ये इनके कार्यों को गिना रहे हैं और ये जनता के सामने इनके कार्यों को गिना रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने इन 10 सालों में क्या किया। आईआईटी, एम्स, जितने भी चीज़ें हैं सब हम लेकर आए थे। बीजेपी क्या लेकर आई? बीजेपी कह रही है कि इन 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। राम मंदिर नहीं बनवा पाए, हम राम मंदिर बनवा दिए। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक घर को बिजली नहीं दे पाए थे, हम प्रत्येक घर को बिजली दे दिए। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक घर को पानी नहीं दे पाए थे, हम पानी दे दिए। कुल मिला करके इनका मेन का मतलब ये है कि जो वो काम नहीं किए थे वो काम हम कर दिए। सब एक दूसरे की कमियां बता रहे हैं। देखिए, जब कांग्रेस सत्ता पर थी तब जीएसटी नहीं थी, इनकम टैक्स ना के बराबर लोग भरते थे, इतना आय के साधन भी नहीं थे। लेकिन जब बीजेपी भारत में आई, दिल्ली में बैठी, टैक्स जहां लिया जाता था 5%, कांग्रेस के समय में वही टैक्स बढ़ा के 18% लिया जाने लगा। अब बताइए, जब 18% टैक्स जनता से लिया जाएगा, पहले 5% लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम पे भारत जो इनके राजकोष है उस पर पैसे की कमी कैसे रहेगी। जब टैक्स आ रहा है बराबर तो काम तो कराना ही पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि ये लोग उस जगह पर ऐसी बातें बोलते हैं जहां पर वोटों की संख्या ज़्यादा होती है। आपको मैं बता दूं, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे नरेंद्र मोदी साहब हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे तेजस्वी यादव जी हों, अगर ये आपके क्षेत्र में काम करा रहे हैं
तो कोई अपने जेब से काम नहीं करा रहा। जनता का पैसा है, जनता के पैसे से ही वो काम कराया जाता है। हाँ, इनको वो जिम्मेदारी दी गई है कि आपको अगर ये कुर्सी पकड़ाई गई है तो आपको काम तो कराना ही पड़ेगा। जब तक आप काम नहीं कराएंगे तब तक आपको जनता छोड़ेगी नहीं। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि राजनीति दो तरीके से की जा रही है इस समय प्रेजेंट टाइम पर। बीजेपी के दो फंडे हैं। बीजेपी का एक फंडा है किसका? धर्म का। और दूसरा फंडा इनका है आतंकवाद का। बीजेपी कहती है कि अगर हम सत्ता पर रहेंगे तो तुम्हारा जो ये हिंदू धर्म है ये बचा रहेगा। अगर हम सत्ता पर रहेंगे तो ये जो आतंकवादी पाकिस्तान के आते हैं, भारत में बम विस्फोट करते हैं, दुनिया करते हैं, तो ये नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के अगर आप हमें दिल्ली में बैठाल के रखोगे तो देश में सुख और शांति बनी रहेगी। अगर आप हमें दिल्ली में नहीं बैठाल के रखोगे तो देश में सुख शांति छिन जाएगी। ये बीजेपी वालों का कहना है। यहाँ तक कि ये लोग ये भी कह दिए हैं कि माताओं बहनों के कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी। यहाँ तक ये कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा जो आज आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाएंगे। ये बीजेपी वालों का कहना है। अब इसमें कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस ये कह रही है कि अगर आप बीजेपी को ला रहे हैं दोबारा तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक धर्म को लेकर आगे जाएगी, बाकी धर्मों को शेष को पीछे छोड़ देगी। बीजेपी समाज के उच्च वर्गों का ज़्यादा ध्यान दे रही है, समाज के निम्न वर्गों का ध्यान कम दे रही है। ये कांग्रेस वालों का कहना है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि बीजेपी अगर सत्ता पर आ जाएगी तो जो आज लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हैं इनकी संख्या दुगना हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी रोजगार के मामले में कोई काम नहीं किया। कांग्रेस एक बात ये भी कह रही है कि अगर बीजेपी सत्ता पर दोबारा आती है तो स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी भी हैं सब पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। तो देखिए, ये चीज़ पूरी तरह तो कोई नहीं बंद कर सकता, ये सबको पता है। और ये भी सबको पता है कि पूरे देश में जितने भी बेरोजगारी है चरम पर है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन सबको हर कोई सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। ये भी बात है, चाहे जो गवर्नमेंट से आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे जो आ जाए। लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट सर्विस थी उसको कम कर दिया गया। जैसे पहले रेलवे में 1 लाख 2 लाख पद आते थे ग्रुप डी के, आज वही रेलवे का जो ग्रुप डी डिपार्टमेंट है कभी 5000 पद देता है, कभी 7000 पद देता है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसियाँ कम की गई हैं। जैसे पहले शुरुआत में यूपीएससी में लगभग 5000 4000 पद निकाले जाते थे, आज वही यूपीएससी करीब 800 700 500 1000 1200 के बीच में लटक गई है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जॉब है उनको कम कर दिया गया। बताइए, अब रिटायरी तो हर साल होती है, तो वैकेंसी क्यों नहीं निकालते ये लोग? निकालना चाहिए ना। जब रिटायर आप हर साल कर रहे हैं तो वैकेंसी उनकी जगह खाली पड़ी कि नहीं पड़ी? अब एक आदमी से 10 आदमी के लोग काम करवाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पैसा ना देना पड़े। कोई भी राजनीतिक पार्टी आएगी वैकेंसी तभी निकालेगी जब चुनाव की बारी आएगी, पहले वो वैकेंसी निकालेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कांग्रेस की ये विचारधारा अच्छी है। कांग्रेस ये बात कहती है कि जब हम सत्ता पर आएंगे तो हम लाखों युवाओं को रोजगार देंगे और 30 लाख सरकारी नौकरी हम प्रत्येक वर्ष देंगे। अब देखिए, 30 लाख सरकारी नौकरी प्रत्येक वर्ष देंगे सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने ज़्यादा डिपार्ट हैं, रेलवे है, बैंक है, पुलिस है, आर्मी है, सेना, नौसेना है, जल सेना है, थल सेना है, बहुत सारी हमारे पास ऐसे डिपार्ट हैं जहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर अभी भी जगह खाली पड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है, अगर भरा चाहेगी सरकार तो भर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है 30 लाख। लेकिन इस पर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस की क्या जेब में भरी है क्या 30 लाख नौकरी? कैसे हम मान लें कि कांग्रेस 30 लाख नौकरी दे देगी? तो देखिए, जो व्यक्ति देने वाला होता है वो दे देगा, चाहे जहाँ से दे। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने,
बिहार के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, पहले उनका गठबंधन था बीजेपी से, बाद में उन्होंने क्या किया, आरजेडी से गठबंधन किया। आरजेडी से गठबंधन करने के बाद नीतीश कुमार बन गए मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव बन गए उप मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे उप मुख्यमंत्री बनाइए, देखिए मैं काम कैसे करता हूँ। वही नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो कहते थे कि कोई भी बिहार में एक साथ 1.5 लाख 2 लाख सरकारी नौकरी नहीं दे सकता, ना तो हम दे सकते हैं ना तो ये दे सकते हैं। और जब वही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिल गए, अब मिलने के बाद इन्होंने जानते हो सीधा 2.5 लाख वैकेंसी 1 साल के अंदर करनी भर दिए, शिक्षा में लो और बहुत सारे डिपार्टमेंट भर दिए। जब भर दिए तो अगर काम करने पर आ जाएंगे तो काम हो जाएगा, अगर काम करने पर नहीं आएंगे, बहाना ढूंढेंगे तो नहीं होगा। तो ये काम करने पर आ गए थे। नीतीश कुमार जान गए कि पूरा क्रेज कौन ले जा रहे हैं, तेजस्वी भैया। और जब पूरा क्रेज ये ले जा रहे हैं, नीतीश कुमार को कोई वैल्यू ही नहीं, तो नीतीश कुमार सीधा उठा के बोरिया बिस्तर किस पर के ऊपर पास चले गए, फिर बीजेपी में चले गए, क्योंकि जान गए थे पूरा क्रेज इनके ऊपर जा रहा है। क्योंकि जहाँ भी भाषण होता था यही कहते थे कि मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। नीतीश कुमार का कोई नाम ही नहीं आ रहा, वो तो उनसे तो केवल साइन कराया जा रहा था, पूरा काम तो यही कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके एमएलए कम, इनके एमएलए ज़्यादा। जब जिसके एमएलए ज़्यादा होंगे तो उसका पार्टी, उसकी सरकार में क्या होगा, वर्चस्व ज़्यादा होता, ताकत ज़्यादा होगी। तो अगर कोई व्यक्ति देने में आ जाए तो दे सकता है, लेकिन जब देने में ही नहीं है तो कैसे देगा। तो इन दोनों राजनीतिक नेताओं की पार्टियों में ये फर्क है। ये पूंजीपतियों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इनका ये दोष है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वर्तमान में पूंजीपतियों का ध्यान दे रही है और ये कह रहे हैं कि हम ओबीसी, एससी और एसटी इनको साथ में लेके चलेंगे। अब बीजेपी कह रही है कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे। ये आपको भी पता है क्या हकीकत में जो वर्तमान में हमारे केंद्र सरकार में है, क्या हकीकत में सबको एक साथ लेके चल रही है, ये सब कोई जानता है। कुछ चीज़ें जैसे बीजेपी ने दावा किया है कि हम गरीबों को जब तक हमारी सरकार रहेगी 2029 तक फ्री राशन देंगे। तो मोदी जी से हम कहते हैं देखिए मोदी जी, अब इस बात पर आप बुरा नहीं मानना, आप 2029 तक फ्री राशन मत दीजिए। आपको अगर राशन देने का बहुत बड़ा शौक़ है तो आप एक काम करिए, एक टीम गठित करिए, सर्वे करा लीजिए। जो सही मायने पर पात्र है राशन का, आप उसे राशन दीजिए फ्री। जो पात्र नहीं है उसे मत दीजिए। आपके पास लेखपाल है, लेखपाल के पास पूरा लेखा जोखा है, किसके पास कितना बीघा खेत है। अगर किसी के पास 5 बीघे से नीचे खेत है तो उसे आप राशन दीजिए। 5 बीघे से ऊपर वाले को अगर आप राशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देश का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि 5 बीघे से ऊपर वाला जो किसान है उसको भरपेट खाने के लिए राशन हो जाता है। और तुम्हारे द्वारा जो राशन दिया जाता है, 2 जगह राशन पहुंचता है, एक आंगनबाड़ी केंद्र पर और दूसरा कोटेदार के यहाँ। तो मैं आपको बता दूं, आपको शायद पता हो या ना पता हो, अपने देश में जो जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं ये सब के सब चोर हैं। ये छोटे बच्चों का पूरा राशन पेल जाती हैं, खा जाती हैं, 1% देती हैं, बाकी नहीं देती। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए तो देश का जो पैसा फालतू को जा रहा है तो वो पैसा बचेगा। दूसरी बात, अगर मान लो आपको हकीकत में ये चीज़ है, सर्वे कराइए, जो पात्र हो उसे दीजिए, ना तो उसका राशन कार्ड रद्द कीजिए। भाई अब तुम गरीबी रेखा से ऊपर हो, नीचे नहीं हो। जिसके पास बिसुआ खेत ना हो उसे आप दीजिए फ्री राशन। उसके 10 किलो नहीं, हम तो कहते हैं 50 किलो दीजिए, क्योंकि उसके बेचारे के बिसुआ खेत नहीं है। लेकिन जिसके पास आय है, आय का स्रोत है, राशन है, सब चीज़ है, तो उसे क्यों फ्री दे रहे हैं। आपको देना तो रोज़गार दीजिए। रोज़गार में ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी दीजिए। आप यहाँ पर इंडस्ट्रीज लाइए, कंपनियाँ लाइए, टैक्स घटाइए, चाइना वाले रूल अपनाइए। थोड़ा चाइना उदारवादी की नीति अपनाया था और आज भी चाइना में रोज़गार की कमी नहीं है। कांग्रेस ने उदारवादी की नीति अपनाए थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस समय,
और उन्होंने उदारवादी की नीति अपना देश को कहाँ खड़ा कर दिए थे। लोग मनमोहन सिंह को गाली देते हैं, मैं तो कहता हूँ मनमोहन सिंह जैसा समझदार प्रधानमंत्री भारत में कभी नहीं कोई ना था, ना है, ना होगा। बहुत तगड़ा समझदार था बंदा। और शास्त्री सही मायने पर देखा जाए वही वित्त मंत्रालय के काबिल थे। और देश की अर्थव्यवस्था हमारी इतनी नीचे चली गई कि 15 दिन 14 दिन के लिए केवल पेट्रोल खरीद सकते थे। विदेशी मुद्रा भंडार घट गया था, यहाँ तक ये नौबत आ गई थी दिवालिया हो जाएगा 1991-92 की बात में। उसी बीच में क्या हुआ, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वीपी नरसिम्हा राव वित्त मंत्री किए थे मनमोहन सिंह। आज इन्होंने उदारीकरण की नीति अपने सीधा भारत में भरमार कंपनियां आ गई, और जहां भारत की अर्थव्यवस्था जीरो थी भारत की अर्थव्यवस्था हीरो हो गई। ये सब तमाम चीज़ें होती हैं। तो अगर चाहेंगे तो काम होगा, नहीं चाहेंगे तो काम नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको जो लगता हो कि हकीकत में जो काम करेगा हमारे लिए उसी को वोट करना, बाकी मत करना।